नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। सरकार ने कहा वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रति वचनबद्ध। वित्त मंत्री सीतारामन आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी। सरकार ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को आयकर ई फाइलिंग के पोर्टल में आ रही कठिनाइयों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 59 दिन चली प्रतीकात्मक वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि आज दोपहर बाद नरौरा के गंगा घाट पर होगी। और खेलों में नैरोबी में कल विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रजत पदक जीता। वो 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई। कल से आरंभ हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि केंद्र सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कोच्चि में कल संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भारत लौटने की इच्छा व्यक्त की है और विदेश मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया है, उन्हें स्वदेश लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे पहले श्री मुरलीधरन ने एर्नाकुलम में क्षेत्रीय संपर्क ब्यूरो द्वारा आयोजित कोविड टीकाकरण और कोविड बचाव के लिए उपयुक्त व्यवहार के बारे में डिजिटल वैन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अफगानिस्तान से 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग कल भारतीय वायुसेना की विशेष उड़ान से काबुल से गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे पर पहुंचे। इससे पहले अफगानिस्तान के काबुल से सुरक्षित दोहा ले जाए गए 135 भारतीयों को कल रात भारत वापस लाया गया। दोहा में भारतीय दूतावास ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हर तरह की सहायता प्रदान की। भारत ताजिकिस्तान के दुशांबे और कतर के रास्ते अपने नागरिकों को विमान से वापस ला रहा है। तालिबान ने कहा है कि उसके सैकड़ों लड़ाके पंजशीर घाटी की ओर बढ़ रहे हैं, जो फिलहाल संघर्षरत अफगानिस्तान में प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने खबर दी है कि पंजशीर प्रांत पर नियंत्रण करने के लिए सैकड़ों मुजाहिदीन घाटी की ओर बढ़ रहे हैं। अशरफ गनी सरकार के पतन के बाद गनी मंत्रिमंडल के प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद के नेतृत्व में पंजशीर प्रतिरोध का केंद्र बना हुआ है। एजेंसी के अनुसार तालिबान के सदस्य अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के उत्तर पूर्व में स्थित पंजशीर प्रांत पर हमले के लिए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन एनएमपी का शुभारंभ करेंगी। ये केंद्र सरकार की ब्राउन फील्ड बुनियादी ढांचा परिसंपत्ति के तहत 4 वर्षों में पूरी होने वाली पाइपलाइन परियोजना है। एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए मध्यम अवधि की कार्ययोजना के रूप में काम करेगा। केंद्रीय बजट 2020-21 में ढांचागत सुविधाओं के लिए नवाचार और वैकल्पिक वित्त जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर काफी जोर दिया गया था। इस योजना में कई प्रमुख घोषणाएं की गई थीं। वित्त मंत्रालय ने आज इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को बुलाया है। उनसे ये स्पष्ट करने को कहा गया है कि आयकर ई फाइलिंग का नया पोर्टल शुरू होने के 2.5 महीने बाद भी इसमें आ रही कठिनाइयां दूर क्यों नहीं की गईं।
उन्हें इस बारे में वित्त मंत्री सीतारामन को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा है कि कोरोना महामारी से रेलवे को 36,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। रेलवे को यात्री सेवा में 48% का घाटा हो रहा है। वो कल महाराष्ट्र के जालना रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मुंबई नागपुर हाई स्पीड ट्रेन परियोजना रेल मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये प्राथमिकता सूची में है। मनमाड़ और नांदेड़ के बीच पटरियों के दोहरीकरण का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, लेकिन अन्य रेलवे परियोजनाएं उनकी व्यवहार्यता की जांच के बाद शुरू की जाएंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज से 29 अगस्त तक एक विशेष सप्ताह का आयोजन करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे, जिसमें जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के अनुरूप देश भर से लोग हिस्सेदारी करेंगे। आकाशवाणी समाचार और इसकी क्षेत्रीय इकाइयां धरोहर, निशान और अपराजिता जैसे विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित करेंगे। धरोहर में स्वतंत्रता सेनानियों के भाषण प्रसारित किए जाएंगे, जबकि निशान में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े 75 स्थलों के बारे में बताया जाएगा। आकाशवाणी का दैनिक कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ देश भर में स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचेगा। डीडी इंडिया कूटनीति, भारतीय समुदाय, सिनेमा और दुनिया में भारत की पहुंच से संबंधित मुद्दों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। एक रिपोर्ट। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी आजादी के अमृत महोत्सव पर माइक्रोसाइट शुरू करेगा, जबकि ब्यूरो ऑफ आउटरीच कम्युनिकेशन बीओसी संविधान निर्माण पर ई पुस्तक जारी करेगा। बीओसी 75 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा, जो स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की प्रेरक कहानियां, विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां, कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूकता और टोक्यो ओलंपिक में भारत की उपलब्धि जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। गीत और नाटक कलाकार नुक्कड़ नाटक, जादू, कठपुतली, लोक गायन के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव के संदेश का प्रचार करेंगे। प्रकाशन विभाग स्वतंत्रता संग्राम, क्रांतिकारियों पर ऑनलाइन क्विज आयोजित करेगा और विभाग द्वारा प्रकाशित स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पुस्तकों पर पॉडकास्ट श्रृंखला चलाई जाएगी। राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अपने वेबसाइट पर आभासी फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी आयोजित करेगी। फिल्म डिवीजन भारत में चलचित्र निर्माण में तकनीकी प्रगति के विषय पर वेबिनार और ऑनलाइन फिल्म समारोह आयोजित करेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर पर जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 16 अगस्त से विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। अमृत महोत्सव क्विज का तीसरा प्रश्न है, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? श्रोता अपने उत्तर AMRITMAHOTSAVQUIZ.com पर
इसे एक बार फिर सुन लें। श्रोता अपने उत्तर amritmahotsavuiz@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता का नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के आज के प्रश्न को एक बार फिर सुन लें। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 23 अगस्त का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1933 में उपवास के कारण तबीयत बिगड़ने पर महात्मा गांधी को यरवदा जेल से रिहा किया गया था। अगस्त 1933 की शुरुआत में बापू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के अपने इरादे की घोषणा की। औपनिवेशिक सरकार ने अहमदाबाद में बापू को गिरफ्तार कर साबरमती जेल भेज दिया। बाद में उन्हें यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। क्योंकि उन्हें जेल के भीतर हरिजनों के लिए काम करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने 16 अगस्त से भूख हड़ताल शुरू कर दी और 20 अगस्त को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 23 अगस्त को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया गया। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए एक और महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी भी लेकर आए हैं, टुंगुटूरी प्रकाशम पंतुलु की, जो आंध्र केसरी के नाम से भी लोकप्रिय हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी टंगुटूरी प्रकाशम का जन्म आज ही के दिन 1872 में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में हुआ था। प्रकाशम जिले का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। वे अंग्रेजों के खिलाफ अपने साहस और वीरता के लिए जाने जाते हैं। 1928 की एक ऐतिहासिक घटना में साइमन कमीशन की तत्कालीन मद्रास यात्रा के दौरान वे पुलिस के सामने सीना तान कर खड़े हो गए। के दौरान ब्रिटिश पुलिस के समक्ष प्रदर्शित वीरता के अलावा प्रकाशम 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने गुंटूर में 30,000 कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ प्रदर्शन किया। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का उद्घोष किया। इस आंदोलन में प्रकाशम ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रकाशम ने स्वराज पत्रिका शुरू की और देश भर में राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाया। टुंगुटूरी प्रकाशम ने मद्रास लॉ कॉलेज से विधि की स्नातक उपाधि हासिल की। 14 साल तक वकालत करने के बाद वो इंग्लैंड गए और मद्रास उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अहर्ता प्राप्त करने के लिए बैरिस्टर का कोर्स पूरा किया। लंदन जाने वाले जहाज पर पहली बार उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। वे स्वतंत्रता संग्राम के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्होंने आजादी से पहले 4 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया।
उन्होंने तत्कालीन मद्रास और आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता राज्य के कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण निर्णयों में परिलक्षित होती है। मद्रास प्रांत के लिए उनके द्वारा तैयार की गई जमींदारी उन्मूलन रिपोर्ट देश से जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के भारत सरकार के प्रयासों का अग्रदूत बन गई। 20 मई 1957 को टंगुटूरी प्रकाशम ने अंतिम सांस ली और देश ने अपने महानतम सपूतों और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को खो दिया। देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले ऐसे महापुरुषों की निस्वार्थ सेवा का भारत सदैव ऋणी रहेगा। और अब हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाली वीरांगनाओं की वीरगाथा को कड़ियों में जोड़कर आकाशवाणी लेकर आया है विशेष प्रस्तुति अपराजिता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। फिल्म प्रभाग ने आज से 29 अगस्त तक एक सप्ताह के कार्यक्रम राष्ट्र को नमन का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से फिल्म महोत्सव और गोष्ठियों का आयोजन होगा। ऑनलाइन फिल्म महोत्सव भारत की प्रगति यात्रा और भारत के रत्न के बाद वर्षों से फिल्म निर्माण में तकनीकी प्रगति से संबंधित वेबिनार का आयोजन होगा। भारत की प्रगति यात्रा का आयोजन आज से 25 अगस्त तक होगा, जिसमें महत्वपूर्ण परियोजनाओं, उद्योगों और भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में वृत्तचित्र फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और नागार्जुन बांध, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, BARC, TIFR, BHEL, जहाजरानी और उद्योग, DRDO जैसी संस्थाओं और चंद्रयान तथा PSLV जैसी अंतरिक्ष परियोजनाएं शामिल हैं। राष्ट्र को नमन के दूसरे हिस्से में विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को उनके जीवन से संबंधित फिल्में दिखाकर उनको याद किया जाएगा। भारत के रत्न का प्रसारण 26 से 28 अगस्त तक होगा और इसमें प्रोफेसर C.V. रमन, डॉक्टर M. विश्वेश्वरैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर N.R. राव, सत्यजीत रे, M.S. सुब्बलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित भीमसेन जोशी की जीवनी से संबंधित फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फिल्में सप्ताह के वृत्तचित्र वर्ग में www.filmsdivision.org पर निःशुल्क और फिल्म प्रभाग के YouTube चैनल पर आज से 28 अगस्त तक प्रसारित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगे। महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र नारायण राणे का गढ़ माना जाता है। कोंकण जन आशीर्वाद यात्रा रायगढ़ जिले के प्रसिद्ध बल्लेश्वर गणपति मंदिर से आज शुरू होगी और रायगढ़ रत्नागिरी होते हुए सिंधुदुर्ग के 26 अगस्त को संपन्न होगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। सरकार ने कहा वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रति वचनबद्ध। वित्त मंत्री सीतारामन आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी। सरकार ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को आयकर ई फाइलिंग के पोर्टल में आ रही कठिनाइयों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 59 दिन चली प्रतीकात्मक वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि आज दोपहर बाद नौरारा के गंगा घाट पर होगी।
और खेलों में नैरोबी में कल विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रजत पदक जीता। वो 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई और कल से आरंभ हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की अंत्येष्टि आज उत्तर प्रदेश के नरोरा में गंगा तट पर की जाएगी। श्री कल्याण सिंह के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को कल अंतिम दर्शन के लिए लखनऊ से अलीगढ़ में महारानी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम लाया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कई अन्य नेताओं और समाज के विभिन्न वर्गों ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कल्याण सिंह ने जन कल्याण को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। लखनऊ में कल कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के बाद श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रदेश और देश के विकास के लिए काम किया। वे ईमानदारी और योग्य प्रशासक के पूरक बन गए थे। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता दत्तात्रेय होसबोले ने भी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया है। माननीय कल्याण सिंह जी के प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक और 23 अगस्त को प्रदेश के अंदर सार्वजनिक अवकाश घोषित रहेगा, जिससे हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उसके उपरांत अपराह्न में नरोरा में अंतिम संस्कार की कार्रवाई पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगा। मैं इस अवसर पर अपने दिवंगत नेता को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 59 दिन तक चलने वाली प्रतीकात्मक वार्षिक अमरनाथ यात्रा कल संपन्न हुई। महंत दीपेंद्र गिरी ने अन्य पुजारियों के साथ पवित्र गुफा में इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के समापन को चिन्हित करने के लिए समापन पूजा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस वर्ष जून में अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था, लेकिन घोषणा की थी कि सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले के अनुसार पवित्र गुफा मंदिर में ही संपन्न होंगे। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से आरती के लाइव दर्शन के लिए वर्चुअल और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित करने की व्यवस्था की थी। नैरोबी में कल विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रजत पदक जीता। वो 1 सेंटीमीटर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गईं। शैली सिंह का अपना बेहतरीन प्रदर्शन 6.59% स्वर्ण पदक जीतने के लिए काफी नहीं था, जबकि वर्तमान यूरोपियन जूनियर चैंपियनशिप विजेता स्वीडन की माजा अस्वाग ने चैंपियनशिप के अंतिम दिन 6.60 की कूद लगाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर शैली सिंह को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी 9 स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पैरालंपिक खेल इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड,
बैडमिंटन, तैराकी और भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। कल से शुरू हो रहे टोक्यो पैरालंपिक में भारत के 54 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय एथलीट तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में शामिल होंगे। पैरालंपिक में भारत का अब तक का ये सबसे बड़ा दल है। सभी 54 खिलाड़ी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के भाग हैं। दुबई में एशियाई जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विश्वमित्र चोंगथम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर लिया है। कल खेले गए मुकाबले में उन्होंने कजाकिस्तान के बुरातुल पर 5-0 से जीत दर्ज की। ओडिशा में पुरी में विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर आज से श्रद्धालुओं के लिए फिर खुल जाएगा। ये मंदिर महामारी के कारण जनता के लिए 24 अप्रैल से बंद कर दिया गया था। श्रद्धालुओं को सुचारू दर्शन कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान कोविड रोधी नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। ये मंदिर सोमवार को केवल सेवादारों और पुरी के निवासियों के लिए खोला गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अभी अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। नवीन अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ते हालात के बीच 2 अफगान सांसदों समेत 392 लोगों के भारत पहुंचने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान लिखता है, काबुल से भारतीयों की वापसी तेज हुई। जनसत्ता लिखता है, भारतीय वायुसेना और नाटो के विमानों से चलाया गया विशेष अभियान। पत्र ने आगे दिया है, भारत में अफगानिस्तान के राजदूत ने मांगी मदद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, भारतीयों को निकालने की मुहिम तेज। वहीं लोक सत्य की सुर्खी है, रेस्क्यू के लिए अमेरिका ने 18 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। पंजाब केसरी लिखता है, काबुल से सुरक्षित लौटे भारतीय। अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर दिया है, अफगानिस्तान से दोहा पहुंचे 146 और भारतीय स्वदेश रवाना हुए। पत्र लिखता है, अफगानी हिंदू सिख भी बचाए गए। दैनिक भास्कर ने भारत पहुंचे अफगान सांसद नरेंद्र सिंह के हवाले से लिखा है, तालिबान ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तालिबान लड़ाकों ने एयरपोर्ट पर की फायरिंग, लोग भागने लगे। 7 अफगानियों के मरने की खबर नवभारत टाइम्स सहित सभी अखबारों में है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के गंगा तट पर आज होने वाले अंतिम संस्कार की खबर को भी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण को दी श्रद्धांजलि, कहा वे लोगों के लिए विश्वास का प्रतीक। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। उत्तर प्रदेश में आज सार्वजनिक अवकाश। देश में कोरोना की रिकवरी दर बढ़कर 97.57% हुई। सभी अखबारों में है। जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सुर्खी दी है, कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 152 दिन में सबसे कम। बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के आज का प्रश्न फिर से सुन लें। साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा वो अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के प्रति वचनबद्ध। वित्त मंत्री सीतारामन आज राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी। सरकार ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सलिल पारेख को आयकर ई फाइलिंग के पोर्टल में आ रही कठिनाइयों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 59 दिन चली प्रतीकात्मक वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की अंत्येष्टि आज दोपहर बाद नरौरा के गंगा घाट पर होगी। और खेलों में नैरोबी में कल विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।